एक बार फिर फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। थोड़ी देर और लूंगा, तो उसके बाद लंच कीजिएगा, मैं भी करूंगा, और मैं दिन भर डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। दूसरा मसला यह है जिस पर कि हम अभी बात करेंगे, वो ये कि कल के इंडियन एक्सप्रेस में एक महत्वपूर्ण लेख बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और आरएसएस के टॉप आइडियोलॉग राम माधव का छपा है। वो इंटरनेट पर भी है, आप उसे पढ़ सकते हैं। उससे एक आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर ये लोग सोच क्या रहे हैं और किस तरह सोच रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कल का जो दिन था वो दिन था हिटलर की पराजय का और पूरी दुनिया को लिबरेट करने का। और जिस दिन दुनिया लिबरेट हुई उस दिन हिटलर से लिबरेट हुई थी। राम माधव ने बड़े तरीके से हिटलर की उसमें खाल बचाई है, बड़े तरीके से। पहली चीज तो यह, मतलब इतनी धुलाई होने के बावजूद भी अभी आरएसएस के दिमाग से, आरएसएस के जो थिंकर है उनके दिमाग से हिटलर का असर गया नहीं है अभी भी। एक और चीज जिसने कि इस पूरे के पूरे प्रसंग पर बोलने के लिए मुझे मजबूर किया, राम माधव का जो लेख छपा है वो लेख एकदम नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में और उसके दावे के बारे में तो झूठ बोल ही रहा है, वो इस दुनिया के बारे में भी झूठ बोल रहा है। नरेंद्र मोदी की जानते हैं ब्यूटी क्या है? नरेंद्र मोदी की ब्यूटी यह है कि नरेंद्र मोदी की प्रशंसा सिर्फ या तो उनके भाण करते रहते हैं या उनकी पार्टी के लोग करते हैं। कोई भी किस्म का व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी एक अच्छा बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा व्यक्ति नरेंद्र मोदी की प्रशंसा नहीं करता। ये पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है। बीजेपी के ही लेखक कहते रहते हैं नरेंद्र मोदी जो विजनरी लीडर हैं, और विजन कुछ दिखाई नहीं देता उन्हें। विजन की हालत यह है कि वो पीएमओ के बाहर कोई चीज दिखाई नहीं देती उनको। पीएमओ के बाहर क्या घट रहा है यह भी उन्हें नहीं मालूम। देश तो बहुत दूर की चीज है। पहले हम लोग ये देखें कि आखिर उन्होंने राम माधव ने क्या कहा है। राम माधव ने एक बात कही है, वो ये कि नरेंद्र मोदी ने कभी अधिनायकवादी दृष्टिकोण से चीजों को हैंडल नहीं किया, खासतौर पर इस पीरियड में, कोरोना वाले पीरियड में, और अपना कोई फैसला जनता पर थोपा नहीं, जनता को सताया नहीं। यहां तक कि इस्लामोफोबिया की जो डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेट की गई उसको लेकर भी लोगों को सताया नहीं। समझिएगा, मतलब चोरी और सीना जोरी। राम माधव से पूछा जाना चाहिए, इसकी हम चर्चा थोड़ी देर बात करेंगे। उन्होंने एक और कि नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में लिबरल वैल्यूज से कोई समझौता नहीं किया। इससे बड़ा फ्रॉड और झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। राम माधव का सुझाव है और कल्पना है उनकी कि जो कोरोना के बाद जो नई विश्व व्यवस्था बनेगी, वो विश्व व्यवस्था कैसे बनेगी? उसमें भारत होगा, जर्मनी होगा, अमेरिका होगा। ये तीन मिलकर विश्व व्यवस्था के पिलर होंगे। और इसके लिए उन्होंने एक न्यू अटलांटिक चार्टर दिया है। उस न्यू अटलांटिक चार्टर का आधार क्या होगा? बतर्ज राम माधव, पर्यावरण, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म। तीसरी लाइन जो राम माधव ने उसमें ली है वो ये कि
अब चीन तो चूंकि अब क्राइसिस में फंस गया कोरोना वाले में और सारी दुनिया परेशान है उससे, सो अब वहां से तो लोग भागेंगे। सो अब चीन का तो भविष्य अंधकार में है और चीन में अब सत्ता की लड़ाई तेज होगी। अब वो नई लाइन खोलेगी तो चीन तो अब विश्व के फलक से गायब हो जाएगा और ये भारत के लिए सुनहरा मौका है। ये 3 बेसिक लाइन है जो उस आर्टिकल में है। हम एक एक करके इन चीजों को देखें। पहली चीज, राम माधव का यह दावा गलत है कि नरेंद्र मोदी अधिनायकवादी ढंग से काम नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी लगातार अधिनायकवादी ढंग से पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं और लॉकडाउन के बीच में भी काम कर रहे हैं। दिल्ली में कई लोगों को जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, जो उनका एकमात्र काम यह था, अपराध नहीं था, उनका राइट था जिसे वो एक्सरसाइज कर रहे थे कि वो शाहीन बाग आंदोलन के समर्थन में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उसे ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इसी लॉकडाउन के बीच में ही उन तमाम लोगों को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जेल में डाला गया है। और हिंदू के फोटोग्राफर को कश्मीर में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उसके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। दिल्ली में दंगों के बहाने पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं, ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां की हैं जो खुद दंगे के शिकार रहे हैं और उन पर ही दंगे का चार्ज लगा के बंद कर दिया गया है। और दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट का जो चार्टर है, जो गाइडलाइन है, दंगों के संदर्भ में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके संदर्भ में उस गाइडलाइन का, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है। तो राम माधव का यह दावा एकदम गलत है और बेबुनियाद है कि नरेंद्र मोदी लिबरल ढंग से काम कर रहे हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान कर रहे हैं। ये तो हाल के प्रमाण हैं। मैं 6 साल का हिसाब देने नहीं जा रहा। 6 साल का हिसाब तो बहुत लंबा है। राम माधव से पूछा जाना चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला का क्या कसूर था जिसकी वजह से आपने उन्हें 5 अगस्त को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। अगर वो इतने ही बड़े अपराधी थे तो फिर बिना वजह छोड़ क्यों दिया आपने? ऊपर से सैकड़ों लोगों को कश्मीर में बिना कारण जेल। और कल के इंडियन एक्सप्रेस में आप लेख लिखकर ये दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी लिबरल पॉलिटिक्स के एकदम आइकॉन है। नहीं, वो डिक्टेटर पॉलिटिक्स के आइकॉन है। मैं ज्यादा इसमें आगे नहीं जाना चाहता क्योंकि डिटेल्स बहुत ज्यादा हैं इसमें। मैं सिर्फ जो विनम्रता से ये चीज रखना चाहता हूं यह कि ये जो बात कही जा रही है ये बात सही नहीं है, इसलिए बोलने की इच्छा हुई कि इसका प्रतिवाद दर्ज किया जाना चाहिए। फोटो पेस्ट करने पर, फोटो लेने पर, फोटो चिपकाने पर, फोटो लिखने पर आप एफआईआर कर रहे हैं। और एफआईआर ही नहीं कर रहे, खाली आप आतंकवाद निरोधक कानून में आप लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर रहे हैं कि वो जुलूस में गए, इसलिए उन्होंने जुलूस ऑर्गेनाइज किया, इसलिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब हम थोड़ा सा देखें कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया पिछले 6 साल में। मैंने ये जो जर्मनी और अमेरिका के साथ में जो नरेंद्र मोदी को खड़ा करके जो सपना देखा जा रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब अचानक ये जर्मनी की याद आना मुझे जो है ना कल के दिन बहुत ही अजीब सा लग रहा था ये तो सचमुच में बोर आ गए हैं ये लोग। नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 साल में ये जो 5 चीजें
राम माधव ने सजेस्ट की हैं कि ये 5 चीजें आधार हो सकती हैं नए अटलांटिक चार्टर की। वो है पर्यावरण, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म। इन चीजों पर, इन 4 चीजों पर नरेंद्र मोदी की पिछले 6 साल की जो परफॉर्मेंस है वो छोड़ दीजिए। जो गुजरात में उनकी परफॉर्मेंस थी वो छोड़ दीजिए मैं उसे नहीं लाना चाहता। वो गुजरात मॉडल तो कोलैप्स कर चुका बहुत पहले। जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए, गुजरात मॉडल खत्म हो चुका था। वो तो कागज में पैदा हुआ था और वो प्रधानमंत्री पद के लिए पैदा किया गया गुजरात मॉडल था। उसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं था। वो गुजरात मॉडल अब जा चुका है। अब अटलांटिक चार्टर जिसको के आधार बनाया जा रहा है, हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 6 साल में पर्यावरण के लिए, हेल्थ केयर के लिए, टेक्नोलॉजी के विकास के लिए और डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म के नरेंद्र मोदी ने क्या किया। ऐसे 5 काम गिना दें वो खाली, सिवाय ऐप बनाने के अलावा। ऐप बनाने का मतलब और ऐप लॉन्च करने का मतलब आप टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर रहे। कोई नई चीज नहीं हुई है पर्यावरण के क्षेत्र में। कोई ऐसी चीज क्षेत्र में ऐसी कोई नई चीज नहीं हुई है, सिवाय इसके कि आपने बीमा कंपनियों को लाके तमाम मरीजों को बीमा कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ दिया है और वो पैसा ले रहे हैं सरकार से और आपसे। सारी दुनिया में नरेंद्र मोदी को अभी हर इस क्षेत्र में, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म के क्षेत्र में काली सूची में नीचे रखा जा रहा है। नीचे, सबसे नीचे। अरे जर्मनी और अमेरिका के लोग इतने इडियट नहीं है। वो चाहे जिस पार्टी के रहे हैं, वो जानते हैं कि जिस नेता ने अपने देश में कभी कोई पर्यावरण संबंधी कोई मुहिम नहीं चलाई, 4 पेड़ नहीं लगाए जिसने अपने 6 साल के शासन में, पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया, वो सारी दुनिया के नेतृत्व करने का सपना देख कैसे सकता है। और हेल्थ केयर का क्या हाल किया आपने? हेल्थ केयर का जो कुछ था वो भी आपने एकदम नष्ट कर दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि राम माधव जी, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप खाली ह्यूमन इंडेक्स देखिए जो यूएनओ ने जारी किया है। आप वो रिलीजियस इंडेक्स देखिए जो अमेरिका के सीनेट से संबंधित कमेटी ने जारी किया है। आप वे तमाम किस्म के ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट देखिए कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म ऊपर गया है या नीचे गया है। अरे आपके यहां डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म का हाल यह है कि आप मंत्रियों तक की, अपने मंत्रियों तक की 24 घंटे निगरानी करते हैं नरेंद्र मोदी। आपका तो अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं है, जनता तो छोड़ दीजिए। यह डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म है कि दिल्ली की जनता का डाटा, टेलीफोन डाटा नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से लिखकर मांगा कि हमें दो। काय के लिए दो? क्या करोगे तुम? बेटे का ब्याह है, चिट्ठी भेजनी है शादी की, काय के लिए डाटा चाहिए आपको? ये डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म में लोगों का डाटा मांगना। राम माधव ने जो लिखा है वो एकदम झूठ लिखा है और एकदम असत्य लिखा है। और उस असत्य का एक और पहलू है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है वो। राम माधव का मानना यह है, और ये राम माधव तो भाई बड़ा आइडियोलॉग है, उनका सबसे बड़ा समझदार आदमी है, क्योंकि उनके वो सो कॉल्ड जितने भी उनके बड़े फाउंडेशन है, बड़े एनजीओ है, उनका वो मतलब चीफ है, आरएसएस का सबसे बड़ा आइडियोलॉग है, समझदार आदमी माना जाता है उनके यहां। क्या आप ऐसी कोई दुनिया की कल्पना कर सकते हैं भविष्य में जिसमें चीन न हो, चीन केंद्र में न हो,
चीन का जिस दिन से जन्म हुआ है जानते हैं, उस दिन से चीन को माइनस करके सोचना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। 49 से लेके आज तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। राम माधव जी, आपको तो हिस्टोरिकल मेटेरियल से कोई लेना देना है नहीं, आपको तो राम का भौतिक शास्त्र पढ़ा है आपने, आप भगवान का भौतिक शास्त्र जानते हैं, आपको राजनीति के जिस दिन से चाइना का उदय हुआ है, चाइना विश्व की शक्ति है और आज विश्व की एक अनिवार्य शक्ति है, मैं चाहूं या ना चाहूं। चाइना में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, ये राष्ट्रपति रहेगा न रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना में कितने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बदले, इस बीच में कितने कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी बदले, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जेल गए, सजाएं हुई, सरकारें गिरी, लेकिन चाइना की ताकत बढ़ी, लगातार बढ़ी। चाइना को माइनस करके दुनिया की कोई भी नीति नहीं बनाई है। आज की वास्तविकता यह है कि चाइना अगर उत्पादन बंद कर दे तो सारी दुनिया के पास में मास्क नहीं होगा। हंसी आती है हिंदुस्तान के ऊपर, सारी दुनिया हंस रही है। जानते हैं किस बात पर हंस रही है? हिंदुस्तान के अभी जो फोटो आ रहे हैं, राष्ट्रपति की पत्नी क्या कर रही है? मास्क बना रही है। फला मंत्री की पत्नी क्या कर रही है? मास्क बना रही है। स्मृति ईरानी क्या कर रही है? कि मास्क बना रही है। आपके यहां मंत्री मास्क बना रहे हैं और वहां कंपनियां और कारखाने, जो कार की कंपनियां थी, वो वेंटिलेटर और मास्क को बनाने की कंपनियों में कन्वर्ट कर दी गई रातों रात। आप भारतीय वाले को यह नहीं कह पाए कि तुम वेंटिलेटर बनाओ और तुम मास्क बनाओ। हमारे यहां मंत्रियों की बीवियां बैठ के मास्क बना रही हैं, राष्ट्रपति की बीवी बैठ के मास्क बना रही है। क्या ड्रामेबाजी है ये? आप चाइना से लड़ेंगे इससे? चाइना में जिस दिन कोरोना वायरस स्प्रेड किया, चाइना की तमाम बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने निर्णय लिया कि वो वेंटिलेटर बनाएंगे, मास्क बनाएंगे और वे सारी चीजें बनाएंगे जो इससे लड़ने के लिए जरूरी हैं। वे कार नहीं बनाएंगे और वे सारी दुनिया को प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि दिए जलाओ। सोचिए, देश को जरूरत है मास्क की, देश को जरूरत है एक अच्छे किट की जिसके जरिए टेस्ट हो सके। आपके पास किट नहीं है, मास्क नहीं है, लेकिन चाइना सारी दुनिया को मास्क दे रहा है, किट दे रहा है और वह तमाम उपकरण दे रहा है जो कि इस कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है। और आप कह रहे हैं कि चाइना का भविष्य अंधकार में है? ये तो कोई कूपमंडूक ही कह सकता है राम माधव जी, अकलमंद आदमी तो नहीं कह सकता। क्योंकि जो वास्तविकता है वो क्या है कि चाइना के अगर मास्क, वेंटिलेटर और तमाम चीजें अमेरिका न जाएं तो अमेरिका में भी इलाज संभव नहीं है लोगों का। और आपके तो मास्क अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचे जो मंत्री बना रहे हैं। देश तो छोड़ दीजिए, देश छोड़ दीजिए। तो एक कूपमंडूकता है कि आप सारी दुनिया में ऐसी कल्पना करें कि चाइना नहीं होगा आप कहीं। सोचिए, एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एक आरएसएस जैसे जिम्मेदार संगठन का टॉप आइडियोलॉग, वो किस तरह की खामख्याली में रहता है। चाइना अपने यहां किसी भी चीज का उत्पादन बंद कर दे तो आज वो खाली टेलीफोन, मोबाइल का उत्पादन बंद कर दे तो लोगों को उत्पादन उपकरण न मिले, टेलीफोन के, मोबाइल के। चाइना ने इतना विकास कैसे किया? कैसे किया? ये इतनी ताकत कहां से आई चाइना के पास? सिर्फ एक जगह से आई। अभी मैं पिछली बातचीत में बोल रहा था ना, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, सिर्फ एक काम बहुत अच्छे ढंग से करती है। बहुत सारे
इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन एक काम में कोई गलती नहीं होती। और वर्किंग क्लास के प्रति उसका जो कमिटमेंट है और वर्किंग क्लास के संरक्षण के लिए जो उसके आस्थाएं और जो प्रकल्प हैं वो लाजवाब हैं। कोई तुलना नहीं है उनसे, कोई तुलना नहीं है। वहां जो बीमार हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, उन्हें या दूसरे लोग जो बीमार हैं उन्हें खदेड़ा नहीं जा रहा। राम माधव ने कहा, लिखा है, जो एक अमेरिकी थिंक टैंक है उसके जरिए लिखा है, मतलब राम माधव की जो बुद्धि है उस पर भी मुझे तरस आता है कि जो अमेरिका के चाइना के खिलाफ लिखने के लिए विख्यात हैं, उनके आधार पर हमारे यहां बीजेपी के नेता अपनी राय बनाते हैं। अरे तुम्हें तो मौका दिया है ना चाइना ने, बीजेपी को मौका दिया है चाइना ने, कई बार चाइना में बुलाए गए हो, तुम लोग जाओ, अपनी आंखों से फर्स्ट हैंड देखो, अपनी आंखों से मूल्यांकन करो। कैसी कौन सी चीज है जिसमें कि चाइना का पूरा देश मॉडर्नाइज कर दिया गया? वो अमेरिका ने नहीं मॉडर्नाइज किया, अमेरिका ने मॉडर्नाइज नहीं किया। उन्होंने एक बात कही है, बहुत ही मतलब पैथेटिक है। उन्होंने कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी ने जो इस्लामोफोबिया का जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू किया था उससे भी प्रवोक नहीं हुए। अरे ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन नहीं है, रियल कैंपेन है इस्लामोफोबिया का, जो कि आपने क्रिएट किया, आपके संगठनों ने क्रिएट किया। हमारी तो यह मांग है कि नरेंद्र मोदी सरकार, जिन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ लिखा, जिन लोगों ने भी कोरोना के पक्ष में लिखा, उन लोगों को वो गिरफ्तार करे। उन लोगों की वेबसाइट गिरफ्तार न करे तो कम से कम वेबसाइट तो ब्लॉक कराए, उनके फेसबुक अकाउंट तो फ्रीज कराए, मिनिमम इतना तो कर सकते हैं आप। आप कह रहे हैं कि उदारता, ये डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म, कि नरेंद्र मोदी ने इसके बावजूद अटैक नहीं किया, वो पकड़ा नहीं। अरे नहीं जी, वो आपके ही लोग थे, पकड़ते कहां से? वो क्राइम कर रहे हैं साइबर सेल के लोग, नरेंद्र मोदी की हिम्मत है कि पकड़ दे किसी को? कोरोना वायरस को लेकर जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन अमेरिका में शुरू किया था, 19,000 वेबसाइट वहां ब्लॉक की गई, बंद की गई। आपने तो एक वेबसाइट बंद नहीं की। सोचिए, खाली सोचिए, चाइना में किसी के खिलाफ, किसी नस्ल के खिलाफ, किसी एथनिक ग्रुप के खिलाफ में कोरोना वायरस को लेकर शिकायत नहीं की गई, कैंपेन नहीं किया गया। और आपने पूरे देश में कैंपेन किया, आपके लोगों ने कैंपेन किया, और अभी भी लगातार आपके बीजेपी के लोग कोरोना वायरस को लेकर लगातार मुसलमानों के साथ उसे नफी करके नीचे तक कैंपेन कर रहे हैं। लगातार छोटे छोटे कार्यकर्ता नीचे हमले कर रहे हैं। आप पकड़िए उनको, रोकिए, आप उस एमएलए को एक्सपेल कीजिए बीजेपी से जिसने कि मुसलमानों के खिलाफ में बयान दिया। है हिम्मत? किसी भी पार्टी के एमएलए ने बयान नहीं दिया, सिर्फ बीजेपी के एमएलए ने बयान दिया, और एक नहीं कई। कौन फैला रहा है ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ में ये जहर? ऊपर से आप कह रहे हैं कि ये तो लिबरल एटीट्यूड है कि वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। यानी ये चोरी का और एक तरह से गलत काम करने को संरक्षण देने वाला काम है। इसका लिबरलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, ये अपराधीकरण से संबंध है इसका। एक अन्य पहलू और आखिरी पहलू, इसे रख के हम ये बातचीत समेटेंगे।
राम माधव ने कहा कि चीन के विकास के 3 सिद्धांत हैं, जीडीपी इज्म, चाइना सेंटरिज्म और थर्ड है चाइनीज एक्सेप्शनलिज्म। और उन्होंने अपनी जो बुद्धि है उससे यह भी बताया हमें कि ये तीनों सिद्धांत चीनी क्रांति के गर्भ से निकले। मैं बहुत ही विनम्रता से और संक्षेप में ये बात कहना चाहता हूं कि इन तीनों सिद्धांतों का जो ये मनगढ़ंत सिद्धांत हैं आरएसएस के, इसका चाइना की क्रांति से निकले गए सिद्धांतों से और वहां जो काम हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो चाइना में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मैं विस्तार से लिखूंगा, मैं बोलूंगा मैं आपसे। इससे दुख इस बात का है कि आप चाइना के बारे में जानते नहीं हैं। चाइना में देंग के आने के बाद में अनेक परिवर्तन घटे हैं। देंग जहां शुरुआत करते हैं उससे बहुत आगे चाइना जा चुका है और इस बीच में कई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी विदा हो चुके हैं। कौन सी चीज है महत्वपूर्ण चाइना के पूरे डेवलपमेंट में जिसकी वजह से चाइना ताकतवर बना है? कोई चीज तो है। सिर्फ एक ही चीज महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी शासन करती है वो वहां की जनता से रियल सेंस में प्यार करती है। रियल सेंस में प्यार करती है। कोई भी घटना घटती है, हमारी ये मांग हो सकती है, हमारी ये इच्छा हो सकती है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, हमारी ये इच्छा हो सकती है, लेकिन वहां डेमोक्रेसी रहेगी या एक पार्टी का शासन रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये चाइना की जनता तय करे। लेकिन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां के जनता के जीवन स्तर को बुनियादी तौर पर बदला है, ऊपर उठाया। आप सोचिए कि 76 तक चाइना में सिर्फ साइकिल थी। आप यहां से देखिए 77 तक सिर्फ साइकिल थी, पूरा देश साइकिल पर चलता था। कुछ गाड़ियां थी जो कि सरकार के पास थी, कार नहीं थी। आज स्थिति यह है कि चाइना में सारे देश में कार ही कार। दुनिया में कहीं पर भी कितनी भी महंगी कार आए वो सबसे ज्यादा कहां बिक रही है? चाइना में। कौन खरीद रहा है इसे? अमेरिकी लोग खरीदते हैं क्या वहां जाके? नहीं, सामान्य लोगों में बाकायदा उपभोग की वस्तुओं की एक तरह से बाढ़ आई हुई है। सारी दुनिया की अत्याधुनिक चीजें, लेटेस्ट मॉडल, सारे के सारे सबसे ज्यादा वहां बन रहे हैं और बिक रहे हैं। लोगों का जीवन स्तर, कोई सरकार कैसी है ये इससे तय होगा कि वह जनता का जीवन स्तर उठाती है या वो नीचे जा रहा है। हमारे 70 साल डेमोक्रेसी रही लेकिन जनता का जीवन स्तर नीचे गया। हमारे यहां स्थिति यह है कि हमारे यहां जो स्टेट बैंक है, जो सबसे बड़ी बैंक है, सत्तर साल की आबादी के बाद में स्टेट बैंक को हम एक ताकतवर बैंक, विश्व बैंक नहीं बना पाए। और चाइना ने शंघाई बैंक को अभी बैकबोन बना दिया। आज रद्दोबदल हो ना पॉलिसीगत, तो उसका सारी दुनिया पर असर होता है। जनता में अधिक से अधिक संसाधनों का विनिमय, वितरण और जनता के अंदर जो कौशल है उसका अधिक से अधिक विस्तार। आज चाइना के लोग, राम माधव ने लिखा है कि चाइना के लोग दूसरों से कुछ नहीं सीखते। अरे दूसरों से कुछ नहीं सीखते तो चाइना का विकास कैसे हुआ?
ये कूपमंडूकों वाली बात है कि चाइना किसी से सीखता नहीं है। चाइना ने सीखा, सारी दुनिया से अच्छी अच्छी चीजें सीखी। चाइना ने यह सीखा, डेंग की सबसे बड़ी भूमिका यह थी। डेंग ने क्या कहा? डेंग ने कहा कि अगले 50 साल तक अब समाजवाद की बात नहीं करेंगे हम लोग, हमें अपने देश को मॉडर्नाइज करना है और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और वे जो पूंजीवाद की उपलब्धियां हैं और जो विकास है उसको आम जनता तक ले जाना है। पूंजीवाद की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पूंजीवाद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि वहां पूंजी का केंद्रीकरण हुआ, और किसमें हुआ? बहुराष्ट्रीय कंपनियों में। पूंजीवाद की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि वहां नई टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, और नई टेक्नोलॉजी किसके पास थी? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास। तो अगर आपको पूंजी लेनी है और आपको नई टेक्नोलॉजी लेनी है तो कहां से मिलेगी? सोवियत संघ से तो मिल नहीं सकती थी, क्योंकि सोवियत संघ के पास में नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। सो अगर मजदूर वर्ग की, चाइना के मजदूर वर्ग की चेतना, कौशल क्षमता को अगर विकास करना है तो उसके लिबरेशन के लिए जरूरी है कि उसे दुनिया की संगति में, दुनिया के मजदूर वर्ग की में उसे लाया जाए। दुनिया के में जो मजदूर वर्ग ने जो कौशल विकसित किया है उसकी संगति में उसे लाया जाए। यही तो मार्क्स कहते थे कि अच्छा कम्युनिस्ट कौन? वो कहते थे अच्छा कम्युनिस्ट वह है जो कि मजदूर को और ज्यादा कौशलपूर्ण बनाए। चाइना ने अपने दरवाजे खोल दिए सारी दुनिया की पूंजी के लिए, सारी मल्टीनेशनल्स के लिए। वो पूंजीवाद पसंद नहीं करते थे, वो बहुराष्ट्रीय निगमों से बहुत नफरत करते थे। लेकिन सारी बहुराष्ट्रीय निगमों, क्योंकि उन्होंने मालूम था कि ये दो चीजें, पूंजी और टेक्नोलॉजी, ये दो चीजें सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास है, और अगर इनको हासिल करना है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रति अपना रवैया बदलना होगा। और ये चीज सीखी उन्होंने, और इसका उन्हें फायदा मिला। सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अभी सबसे बड़े उत्पादन के जो सेंटर हैं वो सब चाइना में। और इसका फायदा यह हुआ कि चाइना की जो वर्किंग क्लास है उसकी जो कौशल क्षमता है, आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले यह सोच नहीं सकते थे चाइना के लोग कि वे कभी मोबाइल की टेक्नोलॉजी उनके देश में आएगी। आज स्थिति है चाइना के हर मोहल्ले में एप्पल मोबाइल बनाने वाले कारीगर हैं। उत्पादन क्षमता जानना चाहते हैं? चाइना ने क्या दिया? मजदूरों को क्या सिखाया? मजदूरों के उत्पादन कौशल का विकास किया। चाइना किसी ट्रेनिंग सेंटर्स के जरिए काम नहीं कर सकता था, जो उसने इंडस्ट्रीज को लाके मजदूरों को शिक्षित किया। और आज चाइना का मजदूर सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे ज्यादा जानता है। और यही वजह है कि सारे बाजार में, दुनिया के बाजार में, हर चीज के मामले में चाइना की वस्तुएं सबसे ज्यादा बेहतर, सस्ती और उपयोगी, हर लेवल की चीजें हैं। यानी वस्तुओं के संसार से जो एक जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी दूर रहती थी, जानती नहीं थी, डेंग ने कहा कि हमें अपना नजरिया पूंजीवाद के प्रति बदलना होगा, हमें पूंजीवाद की अच्छी चीजें आत्मसात करनी होंगी। ये पूंजीवाद से सीखना तो दूसरे से सीखना हुआ ना, ये तो चाइनीज कम्युनिस्ट की विशेषता नहीं थी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो कूप मंडूक लोग हैं आरएसएस के, जो कि अभी ज्ञान देने आते हैं बीच बीच में, तो ऐसे लोग जो कि नहीं जानते चाइना की ताकत इसमें है। चाइना ने की सीखी, बाकी जो वहां राष्ट्रपति बने उन्होंने उसका विकास किया कि हमें पूंजी चाहिए और हमें कौशल चाहिए, टेक्नोलॉजी को हमें जानना चाहिए, हमारे मजदूर जाने। आप जान लीजिए एक एक साल में चाइना में 60-60, 70-70 लाख लोग पब्लिक सेक्टर से नौकरी से निकाले गए और फोर्स किया गया वहां लोगों को कि वो जाएं, निजी क्षेत्र में काम करें, नौकरी खोजें और सीखें।
और लोगों ने सीखा। और ये सब सुनियोजित ढंग से किया गया, अनियोजित ढंग से नहीं जैसे हमारे यहां चलता है। नहीं, आज चाइना दुनिया की हर चीज बनाने में सक्षम है। कोई कंपनी चली जाए, मान लो आज एप्पल वहां से अपना कारखाना उठा ले, चाइना ने यह क्षमता पैदा कर ली है कि वो एप्पल जैसा ही प्रोडक्ट बना के आपको दे देगी और उससे ज्यादा सस्ते में दे देगी, और कर रही है वो उसकी कंपनियां। एप्पल के फोन जैसे सस्ते फोन, एप्पल का फोन जितना महंगा है उससे कई गुना सस्ता फोन आज चाइनीज कंपनियां बना के दे रही है, सेम फीचर। यह क्षमता रूस नहीं पैदा कर पाया अपने यहां, यह और कोई पूर्व समाजवादी देश पैदा नहीं कर पाया। देंग पहले नेता थे जिन्होंने पकड़ा कि अगर पूंजी चाहिए तो कहां मिलेगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास। टेक्नोलॉजी चाहिए नहीं तो कहां मिलेगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास। तो चलो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास। और आज स्वयं चाइना की कई कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं। क्या हुआ? मजदूर वर्ग की मुक्ति हुई। नई टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कौशल को सीखने के बाद में मजदूर वर्ग लिबरेट हुआ चाइना का, और आज चाइना का जो वो दुनिया का श्रेष्ठतम मजदूर माना जाता है। इसीलिए वहां सब लोग कारखाना लगाना पसंद करते हैं। और यह काम कैसे हुआ? मजदूर के पीछे सरकार खड़ी थी। सरकार ने मजदूर को असहाय नहीं छोड़ा, सरकार ने तमाम किस्म की केयर ली, मजदूरों का ख्याल किया। इसलिए चाइना की जो विकास नीति है, उस विकास नीति का बुनियादी आधार वर्किंग क्लास है, और वर्किंग क्लास की इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने नीतियां बनाई। वर्किंग क्लास की इच्छा क्या थी? वर्किंग क्लास की इच्छा यह थी कि वह नई टेक्नोलॉजी को जानना चाहता है, नई टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करना चाहता है। यह चाइनीज वर्किंग क्लास चाहती थी, और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे साकार करके दिखाया अपने एक्शन के जरिए। चाइना से अगर कोई चली जाती है कंपनी तो चाइना कमजोर थोड़ा ही होगा उससे, ये आपको गलतफहमी है। आप इंतजार कर रहे हैं ना, वो अभी मैसेज कर रहे हैं ना आरएसएस के लोग, 100 कंपनियों से है कि वो आने वाले हैं। अरे तो ये वेबिनार की जरूरत क्या है? कोरोना के पहले भी तो आशा और संदेश देके गए हैं वो तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो आए क्यों नहीं? क्यों नहीं आए? जिन कंपनियों ने भारत में पैसा लगाया विदेशी कंपनियों में, उनमें प्रमुख हैं चाइनीज कंपनियां, जान लीजिए। अमेरिका की कंपनी कोई नहीं आना चाहती यहां, दिमाग से निकाल दीजिए आप। और चाइनीज कंपनियां आती है तो कैसे काम करती हैं मन लगा के, और कितने सस्ते में काम करती हैं, आप समझ सकते हैं आप। ये तमाम किस्म की मोबाइल कंपनियां आई, उन्होंने सैमसंग को भगा दिया मैदान से, नोकिया गायब है। आज सारा क्षितिज, भारत का सारा क्षितिज मोबाइल का चाइनीज कंपनियों के कब्जे में। राम माधव से यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए, भारत कोई ऐसी कंपनी क्यों नहीं पैदा कर पाया जो कि पूरे भारत के क्षितिज पर छाई रहती? भारत की कंपनियों में व्यापारिक क्षमता नहीं है, वो सर्विस सेक्टर में अपने काम कर रही हैं और मदद कर रही हैं, वो करेंगी। उनके अंदर ये क्षमता ही नहीं है कि नए किस्म का वर्किंग क्लास कैसे पैदा किया जाए, उससे वर्किंग क्लास को नए तरीके से शिक्षित कैसे किया जाए, नई टेक्नोलॉजी से शिक्षित करके कैसे ताकतवर बनाया जाए, ये एटीट्यूड ही नहीं है। चाइना का एटीट्यूड एकदम अलग है। इसलिए चाइना के बिना आप नई विश्व अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते, संभव नहीं है। ये कूपमंडूकों की तरह सोचना है कि भारत जो है नई विश्व अर्थव्यवस्था में भारत, जर्मनी और अमेरिका, ये 3 देश होंगे जो नेतृत्व करेंगे। अरे आज की स्थिति तो यह है कि अमेरिका भी पिछड़ गया है चाइना से, वास्तविकता तो यह है। लेकिन चूंकि अमेरिका बहुत बड़ा एक ताकतवर देश है, वहां बेसिक
रिसर्च बहुत बड़े पैमाने पर हुए हैं, उसके बाद में बहुत बड़े संसाधन हैं, इसलिए उसे कम करके नहीं देखता चाइना कभी भी। लेकिन चाइना ने धीरे 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 अपना स्तर ऊंचा उठाया और सारी दुनिया में उसने अपने को अमेरिका के बराबर लाके खड़ा किया है। आप सोचिए, अमेरिका के बराबर लाके खड़ा करना, और वो भी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में, पूंजीवादी उत्पादन पद्धति को अपना के उसके बराबर खड़ा करना सबसे मुश्किल काम है। कोई पूंजीवादी मुल्क अमेरिका के बराबर नहीं खड़ा हो पाया, लेकिन चाइना, जो कि आज से 45 साल पहले तक जहां पर पूंजीवादी मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं था, उसने 45 साल में पूंजीवादी मोड ऑफ प्रोडक्शन को एडॉप्ट किया और पूंजीवादी मोड ऑफ प्रोडक्शन को इस हद तक ले गया कि आज वो अमेरिका के बराबर खड़ा है और हर क्षेत्र में अमेरिका को पछाड़ रहा है। वो सिर्फ एक ही चीज में कम है अमेरिका से, चाइना में रिसर्च पर, साइंस की रिसर्च पर और बहुत सारी चीजों की रिसर्च पर कम खर्च होता है, उस पर वो नहीं खर्च करते। बाकी तुम जो रिसर्च करो उसे वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये आरएसएस के लोगों का ये जो चीन विरोध है कि चीन के बिना दुनिया, ये सिर्फ कल्पना है और ये कूपमंडू की कल्पना है। चीन के बिना दुनिया हो ही नहीं सकती। जिस दिन देंग ने ये घोषणा की थी तो वो सोच समझ के घोषणा की थी कि हमें समाजवाद से बाहर निकलना होगा और हमें कैसा समाज बनाना है, हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें कि न तो वो पूंजीवादी समाज होगा और न वो समाजवादी समाज होगा, वो मॉडर्न चाइना होगा। जहां सरकार या राज्य जो है वो जनता का संरक्षक होगा। कोरोना के दौर में राज्य सरकार लॉकडाउन करके बैठ नहीं गई वहां, जैसे नहीं। अरे हर मरीज को, हर नागरिक को घर घर जाके डॉक्टरों ने चेक किया, देखा। आप तो अभी तक अस्पताल में मरीज नहीं चेक कर पाए हैं कोरोना के। आपके यहां तो अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। चाइना से कंपटीशन कैसे करेंगे आप? वुहान शहर में हर घर में लोग गए, चेक किया, हर आदमी चेक किया गया। आप आगरा में गए, आपने आगरा में जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट मिले, इंदौर जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट मिले, बॉम्बे जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा पेशेंट मिले, दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा पेशेंट मिले, क्या आपने घर घर जाकर चेकिंग की? नहीं की। तो आप तो छोटा सा काम नहीं कर पाते, आप दुनिया बदलना चाहते हैं। वो कल्पना छोड़ दीजिए, दुनिया आपके बस की नहीं है, आपके बस की नहीं है। वुहान शहर जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, कोई व्यक्ति नहीं जिसकी चेकिंग न की गई हो और कोई व्यक्ति नहीं जिसको कि बाकायदा दवा न दी गई हो। इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया गया। जैसे आपने व्यवस्था किया ना 4,500 रुपया कोरोना टेस्ट की, छी, घिन आती है। यह आरएसएस की देशभक्ति है। चाइना से नहीं लड़ सकते तुम। चाइना जनता के साथ खड़ा है, सुख दुख जो भी होंगे जनता के, चाइना उसके साथ खड़ा है और जनता भी चाइना की सरकार के साथ खड़ी है। हमारे यहां तो सरकार ही जनता के साथ नहीं है। चाइना में ट्रेन चल रही है, चाइना में ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुका है, चाइना में कारखाने शुरू हो चुके हैं, चाइना में वुहान शहर में नॉर्मल कंडीशन स्थापित की जा चुकी है और जो बीमार है वो आइडेंटिफाई है, उन पर नजर है, उनकी केयर की जा रही है। और आपके यहां तो अभी हॉस्पिटल में जो मरीज पहुंच रहे हैं उनका टेस्ट नहीं हो रहा, लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप चाइना से तुलना करेंगे अपनी? चाइना में कहीं किसी को भी जो कोरोना का पेशेंट है उसे अछूत मान के लोगों ने अनटचेबल घोषित नहीं किया है। चाइना के किसी भी इलाके में इंक्लूडिंग वुहान में लोगों को खदेड़कर इलाके से बाहर नहीं किया है, क्योंकि एक कोरोना पेशेंट है। चाइना से तुलना नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुम किसी भी स्तर पर
जनता से प्यार नहीं करते। कम्युनिस्ट पार्टी चाहे जैसी कम्युनिस्ट पार्टी हो, काली भेड़ी लूली कम्युनिस्ट पार्टी हो, लेकिन वो जनता से प्यार करती है। जिस दिन भारत की सरकार जनता से प्यार करने लगेगी, जनता के साथ खड़ी होगी, उस दिन हम सोचेंगे। लेकिन आज की डेट तक तो हमारे पास में रिकॉर्ड जो है वो ये है कि जनता के साथ तो सरकार नहीं है, खाली बातचीत तौर पर है, एक्शन में नहीं है। जनता की सुरक्षा के लिए कोई ब्लूप्रिंट मोदी सरकार के पास नहीं है। पूरा देश छोड़ दीजिए, खाली जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड शहर हैं उन शहरों में ही मदद पहुंचवा दीजिए और जांच करवा दीजिए। आपकी दिल्ली में सरकार है, आपकी यूपी में भी सरकार है, आप खाली आगरा के हर घर में जांच करवा दीजिए। खाली व्यवस्था है आपके पास। चाइना से लड़ेंगे, चाइना के बारे में ये सोचेंगे चाइना आउट, गलत। ये काम क्या लिए, कूप मंडूक की काम क्या लिए। चाइना विश्व व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा ही नहीं, वह उसका अभी सारी दुनिया में आप जान लीजिए चाइना सिरमौर है। हम सोच ही नहीं सकते थे कि कोरोना जैसी विपत गिरने के बाद भी चाइना इतनी तेजी से जल्दी से निकल के आएगा और सारी दुनिया के लिए मदद के लिए खड़ा होगा। आपने तो एक टैबलेट भेजी है, इसी पे आप कह रहे हैं कि आपने दुनिया की मदद कर दी, और चाइना सब कुछ भेज रहा है। आपके यहां भी 3 खेप आ चुकी है चाइना से। कृतज्ञता की भी हद होती है। चाइना ने कृतज्ञता से दुनिया की मदद को स्वीकार किया है। चाइना ने बिना किसी एहसान के दुनिया की मदद की है। ये सीखो उससे। और इसीलिए कह रहा हूं चाइना का भविष्य पहचानो, उस रास्ते को पहचानो कि चाइना ने अपना यह सुंदर भविष्य कैसे बनाया। चाइना ने सुंदर भविष्य बनाया सरकार को जनता के पीछे खड़ा करके, जनता की चेतना और जनता की उत्पादन शक्ति का विकास करके। आपने जनता की उत्पादन शक्ति का विकास नहीं किया अभी तक। भविष्य किसका होगा? ताकतवर कौन बनेगा? जो उत्पादक शक्तियों की उत्पादन क्षमता का उन्नयन करेगा, उनका विकास करेगा। हमारे यहां उत्पादक शक्तियों की उत्पादन क्षमता का उन्नयन और विकास का तो लक्ष्य है ही नहीं। हमारे यहां तो यह कैसे मुनाफा कमाया जाए, कैसे बैंकों के साथ घोटाले किए जाएं, कैसे अधिक से अधिक चंदा लिया जाए, अधिक से अधिक हम छल छद्म और कपट सिखाएं लोगों को, हम कैसे झूठ बोलना सिखाएं लोगों को। चाइना से कैसे लड़ेंगे आप? नहीं लड़ पाएंगे। तो आप तो बेकार की चीजों में उलझे हुए हैं। ये सारी चीजें बेकार की चीजें हैं। इससे राष्ट्र, चाइना का बुनियादी लक्ष्य है, बुनियादी काम है जो चाइना ने किया है, उत्पादक शक्तियों की उत्पादन क्षमता का उसने विस्तार किया और विकास किया, और उनको आज सारी दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम ऊंचाइयों पर ले गया। वो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, इससे आप समझ लीजिए। हमारे यहां जो जूट मिल थी वो ऐसी थी कि उनमें काम करने के बाद में कोई भी मजदूर बीमार हुए बिना नहीं रह सकता था। लेकिन चाइना में जो जूट मिल थी वो सारी जूट मिल एयर कंडीशन थी, वहां डस्ट जरा सा भी नहीं था। इसे कहते हैं चाइना। तो चाइना की जूट मिल में जो मजदूर काम करेगा उसे कभी भी कोई भी सांस की बीमारी नहीं होगी, उसके कभी फेफड़े खराब नहीं होंगे। और भारत में जो काम करेगा उसके सारे फेफड़े खराब हो जाएंगे। तो चाइना ताकतवर बनेगा या भारत ताकतवर बनेगा? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। चाइना से सीखो कैसे मजदूर की रक्षा की जाती है। चाइना से सीखो कैसे मजदूर के साथ सरकार खड़ी होती है। और चाइना से सीखो कैसे मजदूरों की जो क्षमता है, उस उत्पादन क्षमता है, उसको कैसे सर्वोच्च ऊंचाइयों पर ले जाया जाता है। और यही चाइना को ताकतवर बना रही है चीज। आप लोगों का इतनी देर आप लोगों ने मुझे झेला, सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।